नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे रिकैप से। पहला प्रश्न था, इंदिरा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद संभालने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। 2. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर कार्य किया। 3. वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी NGDRS पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही जवाब था ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहा रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स यानी ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2021 निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा जारी किया गया है? इसका सही जवाब था ट्रेस। अगला प्रश्न था, स्वदेशी साइंस मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। 2. इसकी शुरुआत गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, अमेजन वर्षावनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। 2. यह पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरे हुए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. चाड, 2. कैमरून, 3. लीबिया, 4. बेनिन, 5. टोगो। उपर्युक्त देशों में से कौन से देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब था केवल 1, 2 और 4। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अर्जुन सहायक परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना राजस्थान से संबंधित है। 2. राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। 3. यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण DRDO द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत के विमानन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI की स्थापना 1995 में हुई थी। 2. भारत में पहली वाणिज्यिक उड़ान इलाहाबाद प्रयागराज के पोलो ग्राउंड से रवाना हुई। 3. भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, स्टैचू ऑफ यूनिटी को निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने बनाया है? इसका सही जवाब था श्रीराम सुतार। अंतिम प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? इसका सही जवाब था उत्तर कोरिया। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े शेल ऑयल उत्पादक देशों में शामिल है। 2. वर्तमान में भारत में शेल ऑयल और शेल गैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यावसायिक नहीं होता है। 3. शेल ऑयल को टाइट ऑयल के तौर पर भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में केयर्न ऑयल एंड गैस कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर में शेल गैस की खोज शुरू करने के लिए अमेरिका की हालीबर्टन कंपनी के साथ साझेदारी की है। शेल तेल और पारंपरिक कच्चे तेल के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि शेल तेल पारंपरिक कच्चे तेल की तुलना में अधिक गहराई में पाया जाता है। शेल ऑयल को टाइट ऑयल के तौर पर भी जाना जाता है, अतः कथन 3 सही है। इसके निष्कर्षण के लिए हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग नामक प्रक्रिया के जरिए हाइड्रोकार्बन को मुक्त करने के लिए तेल और गैस समृद्ध शेल यानी चट्टान में फ्रैक्चर की आवश्यकता होती है। रूस और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े शेल तेल उत्पादकों में से है, इसलिए कथन 1 सही है। अपने हाइड्रोकार्बन स्रोतों के आधार को मजबूत करने के लिए भारत ने शेल गैस की खोज के क्षेत्रों के तौर पर कुछ बेसिनों की पहचान की है। खंभात गुजरात, असम अराकान बेसिन, गोंडवाना कृष्णा गोदावरी तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी तटवर्ती क्षेत्र और सिंधु गंगा बेसिन। हालांकि वर्तमान भारत में शेल तेल और गैस का बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उत्पादन नहीं होता है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें
हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2. भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर अभिसमय यानी कन्वेंशन की पुष्टि की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल दो। विश्व बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता एवं जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चों के कल्याण में सुधार लाना है, इसलिए कथन 1 गलत है। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1989 में बाल अधिकार अभिसमय यानी कन्वेंशन को अपनाया। 1992 में भारत द्वारा बाल अधिकार अभिसमय की पुष्टि की गई, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक या सिविल संहिता UCC को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 2. हिंदू पर्सनल लॉ सिख, जैन और बौद्धों पर लागू नहीं होता है। 3. 1937 का शरीयत कानून भारत में सभी भारतीय मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक और तीन। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी UCC अनिवार्य रूप से आवश्यक है। न्यायालय ने केंद्र से इसे लागू करने के लिए कदम उठाने को भी कहा। UCC पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि मामलों में लागू होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक या सिविल संहिता UCC प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, इसलिए कथन 1 सही है। गौरतलब है कि अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी DPSP में शामिल है। हिंदू पर्सनल लॉ जो सिख, जैन और बौद्धों पर भी लागू होते हैं को 1956 में संसद द्वारा संहिताबद्ध किया गया है, इसलिए कथन 2 गलत है। हिंदू पर्सनल लॉ को वैधानिक अधिनियमों द्वारा धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक बनाया गया है। दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ अभी भी अपने नियमों और दृष्टिकोण में मुख्य तौर पर अपरिवर्तित और परंपरागत है। 1937 का शरीयत कानून भारत में सभी भारतीय मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है, इसलिए कथन 3 सही है। इसके अलावा ईसाई और यहूदी भी अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के अधीन होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है या रोक सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयकों के संबंध में अपनी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, या फिर अत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक यदि वह धन विधेयक नहीं है तो पर अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, अतः कथन 1 सही है। भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है: अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अपवाद: संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयकों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है, अतः कथन सी सही है। निलंबनकारी वीटो: जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का उपयोग करता है। अपवाद: राष्ट्रपति धन विधेयकों के संबंध में अपने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। अत्यांतिक वीटो: यह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति को संदर्भित करता है।
इस प्रकार विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। अतः कथन बी सही है। पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति द्वारा अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग करने पर विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जा सकता है। अतः कथन डी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण यानी रेमिटेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्राप्तकर्ता देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। 2. विश्व बैंक ने चीन और मैक्सिको के बाद भारत को संप्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक भारत 2021 में $87 बिलियन प्राप्त करने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संप्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश बन गया है। इसमें 20% से अधिक राशि अमेरिका से प्राप्त हुई है। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। इसलिए कथन 2 गलत है। संप्रेषण को आमतौर पर प्रवासियों द्वारा मूल देश में मित्रों और रिश्तेदारों को किए गए वित्तीय या किसी तरह के हस्तांतरण के तौर पर समझा जाता है। यह मूल रूप से 2 मुख्य घटकों का योग है। निवासी और अनिवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और सीमित समय के लिए दूसरे देश में काम करने वाले कर्मचारियों का मुआवजा। संप्रेषण यानी रेमिटेंसेस प्राप्तकर्ता देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। इसलिए कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इस योजना में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 100 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 और 2 यानी PMGSY 1 और 2 को सितंबर 2022 तक जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्ति या इससे अधिक और उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों में 250 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या वाली असंबद्ध बसावटों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसलिए कथन 1 सही है। बसावट की जनसंख्या का आकार निर्धारित करने का आधार 2001 की जनगणना में दर्ज की गई जनसंख्या को बनाया गया है। इस योजना में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 100 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इसलिए कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में 25 फसलों के लिए MSP दिया जाता है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP केंद्र सरकार को MSP की सिफारिश करता है। 3. तोरिया और छिलके वाले नारियल के लिए MSP क्रमशः रैपसीड या सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, या फिर केवल 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा किसानों के अन्य मुद्दों पर भी बात करने का आह्वान किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है। यह किसी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है और समर्थन योग्य है। यह किसानों द्वारा की गई उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना की गणना पर आधारित है। MSP के तहत फसलें, यह 22 अनिवार्य फसलों और गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को कवर करता है। इसलिए कथन 1 गलत है। अनिवार्य फसलों में शामिल है खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें
और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP MSP की सिफारिश करता है, इसलिए कथन 2 सही है। CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। इसके अलावा तोरिया और छिलके वाले नारियल के MSP क्रमशः रैपसीड, सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किए जाते हैं। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह असम की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए असम में आयोजित किया जा रहा है। 2. इसमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और इस्तेवान साबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए कथन 1 गलत है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और इस्तेवान साबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही है। ओपनिंग फिल्म द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड रही। इसका निर्देशन कार्लोस सौरान ने किया था। पैनोरमा सेक्शन के तहत दुनिया भर की 55 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता का निर्णय ईरानी फिल्म निर्माता रक्षन बानी एतमाद की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1855 में हुई थी। 2. यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में कार्य करता है। 3. IMD का मुख्यालय मुंबई में है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, या फिर केवल 1 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने तमिलनाडु में मध्यम से भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना दबाव यानी डिप्रेशन कमजोर होकर उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और कर्नाटक तथा रॉयल सीमा पर सुस्पष्ट निम्न दबाव यानी वेल मार्क्ड लो प्रेशर में बदल गया है। अब जान लेते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के बारे में। इसका गठन 1875 में हुआ था, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा है तथा मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान और संबंधित विषयों से संबंधित प्रत्येक कार्य करने वाली मुख्य सरकारी एजेंसी है। विभाग की प्रशासनिक जिम्मेदारियां भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में आती हैं। अतः कथन 2 सही है। IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है चौथे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट और अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस शिखर सम्मेलन का विषय यानी टाइटल टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2. इन्हें गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित किया गया। 3. जम्मू और कश्मीर ने स्वास्थ्य श्रेणी के तहत स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप के लिए पुरस्कार जीता। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3, या फिर उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चौथे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट और अवार्ड्स का विषय टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसका आयोजन गवर्नेंस नाउ द्वारा किया गया था, अतः कथन 1 और 2 सही हैं। इन पुरस्कारों के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को स्वास्थ्य श्रेणी में स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप के लिए 1 पुरस्कार दिया गया है, अतः कथन 3 भी सही है। स्वास्थ्य निधि एक सर्वेक्षण ऐप है और यह एक एकीकृत स्वास्थ्य लेखा परीक्षा तथा इंसेंटिव स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क है, जिसे जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य संदिग्ध कोविड-19 रोगियों को ट्रैक कर समय पर कार्रवाई करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 12वें मणिपुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? खैराकपम चाओबा, एलंगबम रजनीकांत, हिजाम सिंह या फिर बेरिल थंगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बेरिल थंगा। बेरिल थंगा को साहित्य के लिए 12वें मणिपुर राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेताओं का चयन वर्ष 2020 के लिए किया गया है। 65 वर्षीय लेखक थंगा को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक ई अमादी अदुंगेगी इथत के लिए दिया गया है।
यह उपन्यास वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ था। बता दें कि सरकार द्वारा स्थापित इन पुरस्कारों हेतु विजेताओं का चयन प्रख्यात व्यक्तियों के एक बोर्ड द्वारा किया गया। मणिपुरी भाषा भारतीय संविधान के तहत 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है और इसे भारत में बोली जाने वाली तिब्बत बर्मी भाषाओं में सबसे उन्नत माना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरिल थंगा। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से किसी चक्रवात के परिणाम हैं? 1 भारी वर्षा, 2 भूस्खलन, 3 पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान, 4 सरकारों के राजकोषीय बोझ में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।